पाचन तंत्र की जो श्रृंखला है दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। पहले जो पाचक ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत उत्पत्ति में, जो लीवर जो है वो उत्पत्ति में एंडोडर्मल होता है। यकृत उत्पत्ति में एंडोडर्मल होता है। यकृत का भार 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मनुष्य के यकृत की बनावट की। जो मनुष्य का यकृत है, मनुष्य का यकृत पेरिटोनियम के कारण 2 भागों में बटा रहता है। पेरिटोनियम के बारे में मैंने अपने अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था। तो पहला जो भाग है वो है बाईं पाली, और दूसरा जो भाग है वो है दाईं पाली। कई वैज्ञानिक दाईं पाली को पुनः 3 भागों में बांटते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो दाईं पाली होती है दोस्तों, वो बाईं पाली की अपेक्षा बड़ी होती है। और जो दाईं पाली है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है दाया पिंड, जो दूसरा भाग है वो है कार्डेट पिंड, और दोस्तों जो तीसरा भाग है वो है क्वाड्रेट पिंड। क्वाड्रेट पिंड। बात करते हैं यकृत की बनावट की। तो जो यकृत है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यकृत है उसके 2 आवरण पाए जाते हैं। यकृत के 2 आवरण पाए जाते हैं। जो बाहरी आवरण है दोस्तों, जो बाहरी आवरण है वो सीरस कैप्सूल कहलाता है। सीरस कैप्सूल। और जो भीतरी आवरण है वो ग्लिसन कैप्सूल कहलाता है। जो भीतरी आवरण है वो ग्लिसन कैप्सूल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ग्लिसन कैप्सूल महत्वपूर्ण है। जो ग्लिसन कैप्सूल है दोस्तों, यह संयोजी ऊतक का बना होता है। ग्लिसन कैप्सूल संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यकृत का जो निर्माण है, यकृत का निर्माण, यकृत पालिका का निर्माण यकृत कोशिका से होता है। यह यकृत कोशिका हिपेटोसाइट कहलाती है। यह यकृत कोशिका दोस्तों हिपेटोसाइट कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हिपेटोसाइट है यानी जो यकृत कोशिका है, हिपेटोसाइट जो है वो पित्त का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? पित्त का स्त्रवण करती है तथा एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। एपिथेलियम ऊतक की बनी। हिपेटोसाइट यकृत कोशिका पित्त का स्त्रवण करती है तथा एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। इस हिपेटोसाइट में संक्रिय अवकाश होते हैं, बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं तथा इन अवकाशों में दोस्तों रुधिर कोशिकाएं होती हैं। हिपेटोसाइट में संक्रिय अवकाश होते हैं तथा इन संक्रिय अवकाश में रुधिर कोशिका पाई जाती है। इन रुधिर कोशिकाओं को ध्यान रखिएगा, इन रुधिर कोशिकाओं को यकृत कोटरिया ऑब्लिक शिरा पात्र, यकृत कोटरिया ऑब्लिक शिरा पात्र या सिनुसॉइड कहते हैं। एक ही बात है, सिनुसॉइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान रखिएगा कि ये जो यकृत कोटरिया है, यकृत कोटरिया में कुफर सेल पाई जाती है। कुफर सेल
पाई जाती है, कुपर सेल पाई जाती है। यह कुपर सेल क्या करती है? मृत आरबीसी का विघटन करती है, मृत आरबीसी का विघटन करती है या भक्षण करती है तथा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, हीमोग्लोबिन को मुक्त करती। ये कुपर सेल का काम है। तो कुपर सेल का क्या काम है? मृत आरबीसी का विघटन करना। आगे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन यकृत पालिका के जो हेपेटिक लोब है, यकृत पालिका के बाहरी कोनों पर यकृत धमनी व निवाहिका शिरा पाई जाती है। देखिएगा इसमें शिरा व धमनी दोनों में रक्त प्रवाह होता है। तो यकृत पालिका के बाहरी कोनों पर यकृत धमनी व निवाहिका शिरा पाई जाती है। इनसे रक्त यकृत कोठरियों से होकर केंद्रीय शिरा में जाता है, केंद्रीय शिरा में जाता है। ये यकृत की बनावट है। आगे बात करते हैं कि जो पित्त वाहिनी है, हमने आगे बताया था हेपेटोसाइट सेल है जो पित्त वाहिनी कहलाती है, वो पित्त का स्त्राव करती है, प्लस यकृत धमनी प्लस निवाहिका शिरा, ये तीनों मिलकर दोस्तों निवाहिका त्रिक बनाती है, निवाहिका त्रिक बनाती है। कौन कौन? पित्त वाहिनी, यकृत धमनी और निवाहिका शिरा मिलकर निवाहिका त्रिक बनाती है। अब रक्त का प्रवाह देखिएगा दोस्तों, जो रक्त का प्रवाह है वो कैसे होगा? रक्त का प्रवाह यकृत निवाहिका शिरा से यकृत कोठरिया से केंद्रीय शिरा, केंद्रीय शिरा से यकृत शिरा और यकृत शिरा से पश्च शिरा में जाता है। पश्च शिरा में रक्त का प्रवाह होता है। वापस देखते हैं, जो रक्त का प्रवाह है यकृत निवाहिका शिरा, यकृत कोठरिया, केंद्रीय शिरा, यकृत शिरा और पश्च शिरा में जाता है। बात करते हैं यकृत क्या कार्य करता है। तो यकृत के देखते हैं दोस्तों यकृत के कार्य को। तो यकृत का जो पहला काम है वो है पित्त का स्त्रवण, पित्त का स्त्रवण। और ध्यान रखिएगा पित्त का जो मुख्य कार्य है वो वसा का पायसीकरण करना होता है। पित्त क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत। और यकृत में कौन सी कोशिका करती है? हिपेटोसाइट। और पित्त का क्या काम है? वसा का पायसीकरण करना। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखते हैं पित्त में क्या क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो पित्त का रासायनिक संगठन है उसमें जल होता है, पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण में सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। जो तीसरा है वो पित्त वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं कौन कौन से? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। कोलेस्ट्रॉल होता है तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। तो इन सब से मिलकर पित्त बना होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो पित्त है इसकी जो पीएच है वो 7.7 होती है, अतः पित्त क्षारीय होता है। तो ये था पित्त। पित्त में जो बात याद रखने योग्य है,
पित्त का काम वसा का पाशीकरण करना होता है तथा पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। दूसरा जो यकृत का काम है वो है यूरिया संश्लेषण। यूरिया संश्लेषण, जो यूरिया संश्लेषण है वो यकृत में ऑर्निथिन चक्र चलता है। यकृत में ऑर्निथिन चक्र चलता है तथा ऑर्निथिन चक्र से यूरिया का संश्लेषण होता है। तीसरा जो काम है वो है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण तथा आरबीसी को भक्षण द्वारा भी यही नष्ट करता है। जो चौथा इसका काम है वो हिपेरिन का स्त्रवण। और हिपेरिन क्या है? प्रतिस्कंदक है जो रक्त को जमने से जोड़ता है, शिरा व धमनी में रक्त को जमने से जोड़ता है। तो हिपेरिन का स्त्रवण भी कौन करता है? यकृत करता है। तो पांचवा जो काम है वो विटामिन ए डी ई के का संग्रहण करता है। अगला जो इसका कार्य है वो है ऊष्मा उत्पादन का केंद्र है। ऊष्मा उत्पादन का केंद्र। ठीक है दोस्तों, अगला जो इसका काम है वो है पीत रस द्वारा पीत वर्णक बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन पीत वर्णक व कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। तो ये थे यकृत के कार्य। तो ये थी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। दूसरी बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय है शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। यह भी उत्पत्ति में एंडोडर्मल। तीसरी बात जो है ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, मतलब ये अंतःस्त्रावी भी होती है, यह अंतःस्त्रावी भी होती है तथा बहिःस्त्रावी भी होती है। अतः अग्नाशय मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। अग्नाशय में 3 कोशिका पाई जाती है या 3 सेल होती है। जो पहली सेल है वो है अल्फा सेल, जो दूसरी सेल है वो है बीटा सेल और जो तीसरी सेल है वो है डेल्टा सेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अल्फा सेल है वो ग्लूकोगोन का स्त्रवण करती है। ग्लूकोगोन का स्त्रवण करती है। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का स्त्रवण करती है। इंसुलिन का स्त्रवण कौन करती है? अग्नाशय की बीटा सेल। और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन का स्त्रवण करती है। अगली जो पाचक ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पहली है वो है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या करती है? लार का 25% तक स्त्रवण करती है। लार का 25% तक स्त्रवण करती है। ये आकार में बड़ी होती है, तथा इसका जो वजन है वो 20 से 30 ग्राम तक का होता है। पैरोटिड ग्रंथि लार का 25% स्त्रवण करती है, आकार में बड़ी तथा 20 से 30 ग्राम की होती है। यह कान के पास स्थित होती है। कान के पास स्थित होती है। पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण से मम्स रोग हो जाता है। पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमण से मम्स रोग हो जाता है। दूसरी जो लार ग्रंथि है दोस्तों वह है सबमैंडिबुलर। यह लार का 70% स्त्रवण करती है। लार का 70% स्त्रवण करती है।
इसका जो वजन है वो 8 से 10 ग्राम तक होता है। यह जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे स्थित। तीसरी जो लार ग्रंथि है दोस्तों वो है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि। यह दोस्तों सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, वजन में 2 से 3 ग्राम तथा लार का 5% स्त्रवण करती है। लार का 5% स्त्रवण करती है। आइए देखते हैं लार का रासायनिक संगठन। देखते हैं लार का रासायनिक संगठन। लार का घनत्व 1.003 से 1.010 होता है। दूसरा जो लार का पीएच है वो 6.8 है, यानी लार कैसी है, हल्का क्षारीय है। लार कैसी है, हल्का क्षारीय है। लार में जल होता है वो 99.5% तक लार में जल पाया जाता है। चौथा है इसमें होते हैं अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, और वो होते हैं NaCl, KCl व CaCO3। अगला जो है दोस्तों इसमें कार्बनिक लवण होते हैं, कार्बनिक लवण जो कि लगभग 0.3% तक होते हैं। लार में जो एंजाइम है दोस्तों याद रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो लार में जो एंजाइम है वो एक तो पाया जाता है टाइलिन और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम लार में पाए जाते हैं, लाइसोजाइम व टाइलिन। और जो 7वां भाग है वो लार में होता है श्लेष्मा। तो ये है लार का रासायनिक संगठन। लार काम क्या करता है, तो जो लार है वो क्या करता है, लार स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन, टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है वो भक्षण द्वारा जीवाणु को नष्ट करता है, भक्षण द्वारा जीवाणु को नष्ट करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो लार का स्त्रवण है, जो लार का स्त्रवण है वो प्रतिवर्ती क्रिया है। लार का स्त्रवण प्रतिवर्ती क्रिया होती है और भोजन को देखने पर लार का आना प्रतिबंध प्रतिवर्त कहलाता है। तो लार का स्त्रवण प्रतिवर्ती क्रिया है। ये थी पाचक ग्रंथियां। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।